हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वंस अगेन। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का। क्या है चैप्टर नंबर 2? तो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका नोट्स भी अवेलेबल है आपको। नोट्स कहां पे मिलेगा आपको? तो द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस चैनल पर आपको चैप्टर 1 का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। मिल क्या जाएगा? ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाएंगे डाउनलोड कर लेंगे। तो उस चैप्टर में हम लोग बात किस चीज की किए थे कि लिविंग क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि लिविंग है कि लिविंग नहीं है। जब हमें यह आइडिया लग गया कि क्या लिविंग है क्या लिविंग नहीं है, तो हमको जिधर देख रहे हैं उधर लिविंग दिखाई दे रहा है। जब हर तरफ हमें लिविंग दिखाई दे रहा है तो इनका कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। और इसी कैटेगराइजेशन को ही क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग कैसे की गई है, बेसिस क्या लिया गया है और कितने ग्रुप्स तैयार हुए हैं ब्रॉडली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है किंगडम। तो किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और किंगडम का भी कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। तो किस बेसिस पे एक किंगडम बन रहा है? फिर किंगडम बनने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 2 किंगडम बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, फिर 5 बना, इवन 6 बना। लेकिन जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे डिटेल में। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मींस दैट कौन कौन सी किंगडम आती हैं? तो आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। इसके बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको कोई भी ग्रुप नहीं मिल पाया है। उनको अभी भी सेपरेट रखा गया है, मतलब किसी किंगडम के अंदर उन्हें प्लेस नहीं किया जा सका है, क्योंकि जो क्राइटेरिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम के लिए डिसाइड किए गए थे उनको ये फुलफिल नहीं करते। फुलफिल नहीं करते। कौन है वो जो फुलफिल नहीं करते हैं? तो वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, माइकोराइजा, ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं जिस क्राइटेरिया को लेकर हम किंगडम को डिसाइड करते हैं। किंगडम को या किसी भी ग्रुप को जिस क्राइटेरिया के थ्रू हम डिसाइड किए हैं, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं करा पाते हैं, इसलिए इनको उस ग्रुप से सेपरेट रखा गया है। ठीक है। तो आज फाइनली हम बात यही करेंगे कि ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पहले 2 ही किंगडम आया, फिर क्यों बढ़ता चला गया, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से इवन 6 हुआ। तो चलिए हम उसी के बारे में देखेंगे आगे। इससे पहले आप फिर से, जैसे आप पिछले क्लासेस में नोट्स वगैरह बनाते थे, उसी तरह से पेन कॉपी आज भी लेकर बैठिए और इस नए चैप्टर को भी उसी तरीके से पढ़िए। इवन उससे भी बेहतर पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ अगर लापरवाही हुई है उस चैप्टर में तो उसको अभी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। इसी के साथ आप भी थोड़ा रेडी हो जाइए, पानी पीना है तो पी लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को।
तो हमें बात किसकी करनी है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले कर दी थी अरिस्टोटल ने। किसने कर दी थी? अरिस्टोटल। और इन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे उनको दो ग्रुप में प्लेस्ड करना शुरू कर दिया था, और वो दोनों ब्रॉडली ग्रुप्स थे प्लांट एंड एनिमल। बेसिस क्या था पहचानने का इनका? किस बेसिस पे प्लांट को पहचानते थे और किस बेसिस पे एनिमल्स को पहचानते थे? तो एक तो इनका भी मेथड वही था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये प्लांट हो गया और ये एनिमल। इसके बाद प्लांट को भी फर्दर 3 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया, लेकिन ये इनका डिवीजन साइंटिफिक नहीं था, जनरल था। एक जनरल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने ये ग्रुपिंग तैयार कर दी थी बस। कोई इंटरनल स्टडी, कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कोई सेल स्टडी नहीं की गई थी, सिर्फ साइज देख के ग्रुप डिसाइड किया गया था। तो जो सबसे छोटे साइज के प्लांट होते थे उनको बोला गया क्या? हर्ब्स। क्या बोला गया? हर्ब्स। जो बीच वाले थे उनको बोल रहे थे ये श्रब्स, और जो बड़े थे उनको ट्रीज। एनिमल्स में भी इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया एनिमल्स को डिसाइड करने के लिए? तो एक तो हो गया एनिमल्स को डिसाइड करने के लिए न्यूट्रिशन, लेकिन एनिमल्स में फर्दर कैटेगराइजेशन इन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। कलर ऑफ ब्लड। कलर ऑफ ब्लड के बेसिस पे 2 टाइप के एनिमल्स मिलते चले गए हैं। कौन से? रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड व्हाइट ब्लडेड एनिमल्स। व्हाइट ब्लडेड का मतलब कलरलेस होता है बायो के रिस्पेक्ट में। व्हाइट ब्लडेड एनिमल्स। ठीक। ये डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया? ये फेल क्यों हुआ? क्यों हमें एक नए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी? तो ये फेल इसलिए हुआ कि एक जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे थे जो रखा गया था श्रब्स के कैटेगरी में, लेकिन कैरेक्टर किसके फॉलो करते थे? हर्ब्स के। किसके कैरेक्टर फॉलो करते थे? हर्ब्स के। उसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो श्रब्स के कैटेगरी में रखे गए थे, लेकिन कैरेक्टर किसके फॉलो करते थे? वो ट्रीज के। उसी तरह से यही चीज हमें एनिमल्स के केस में भी देखने को मिल रहा था। इनका भी कोई हमें बहुत वेल मेंटेन्ड या वेल साइंटिफिक रीजन नहीं दिखाई दे रहा था इनको क्लासिफाई करने के पीछे। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर व्हाइट ब्लड तो नहीं था, लेकिन कैरेक्टर किसका फॉलो कर रहे थे? वो व्हाइट ब्लड वाला। कुछ में रेड ब्लड होता था, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका मिलता था? रेड ब्लड वाला। इसलिए इसको हम एक जनरल या वेग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल या वेग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि उस टाइम पे किंगडम वर्ड ही नहीं आया था, किंगडम जैसा कोई टर्म नहीं था। तो इसको साइंटिफिक तरीके से या
साइंटिफिक या फॉर्मल तरीके से इसको किसने अरेंज किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट और एनिमल्स को जो फॉर्मल तरीके से अरेंजमेंट प्रोवाइड किया वो थे कैरोलस लिनस। कौन थे बच्चों? कैरोलस लिनस। और वहीं से शुरुआत होती है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो एक्चुअल में किसने दिया है? कैरोलस लिनस ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस दो किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? तो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। बेसिस क्या था? तो बेसिस एक्चुअल में हम मान सकते हैं न्यूट्रिशन को भी, लेकिन यहां पे न्यूट्रिशन पुट करेंगे तो पूरी तरीके से वो सही नहीं होगा। तो बेसिस किसको माने यहां पे हम? सेल वॉल को। किसको मानकर चल रहे हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे उनको दो कैटेगरी में रख दिया गया। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था क्या बोल दिया गया? प्लांट। और जिनके पास एब्सेंट था उनको क्या बोल दिया गया? एनिमल्स। ठीक है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया। कौन सा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखा गया तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। लेकिन उस पे जाने से पहले ये जान लीजिए कि ये सिस्टम दिया कौन है? तो लिख लीजिए कैरोलस कब दिए थे? 1735 में। कैरोलस लिनस टू किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिए हैं? 1735 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें कौन कौन से किंगडम थे? तो इसमें तीन किंगडम आ गए। एक किंगडम बढ़ गया। कौन सा एक किंगडम बढ़ गया? तो पहले दोनों लिख ले, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सिंगल सेल्ड थे, एक ही सेल के बने हुए थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से या तो प्लांट में प्लेस्ड हो चुके थे या एनिमल्स में प्लेस्ड हो गए थे।
उनको वहां से निकाला गया और उनके लिए एक नया किंगडम बनाया गया और दैट किंगडम इज नोन एज प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा बनाया गया। इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म थे? तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास कैसा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था? तो यूनिसेल्यूलर। कैसा था? यूनिसेल्यूलर। और ये सब क्या थे दोनों? मल्टी सेल्यूलर। और ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था इन्होंने? तो 1866 में। देखिए 100 साल से भी ज्यादा का टाइम है। कैरोलस लिनस ने कब दे दिया था? 1735 में। और लेकिन टू किंगडम से थ्री किंगडम सिस्टम आने में कितने का समय लग गया? लगभग मोर देन 100 ईयर्स का। ये होता है वर्क। 100 साल तक काम हुआ है, तब जाके एक नया रिजल्ट मिला है। और हम चाहते हैं कि हमें 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में रिजल्ट मिल जाए। 4 दिन पढ़ लिए तो सोचते हैं कि नहीं रे हमारा नंबर ही नहीं बढ़ रहा, हम तो इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ो नहीं पढ़ते। तो इतना तेज रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर रिजल्ट अच्छा पाना है तो कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता। आप खुद देखिए कि नहीं 2 किंगडम से सिर्फ 3 किंगडम बनने में कितने का समय लगा होगा। हमें देखने में बड़ा आसान लग रहा, लेकिन ये उस टाइम की डिस्कवरी है जब टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीजें नहीं थी भी तो बहुत ही नाम मात्र की थी। सेल की स्टडी नहीं की जा सकती थी, माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे लेवल के नहीं थे, इसलिए इतना वक्त उन्हें लग रहा था, इतना टाइम स्पेंड हुआ। लेकिन इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू वर्क करते गए, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। हार नहीं माना उन्होंने कि ये चीज हमारे पास नहीं है, करे कैसे। आखिर उन्होंने किया तो चीजें आ गई एज अ रिजल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने कंडीशन को दोष नहीं दिया कि कंडीशन के वजह से इन्होंने नहीं किया, कंडीशन को अपने लायक बना दिया। कंडीशन के हिसाब से ये नहीं चले, कंडीशन को अपने फेवर में ला दिया, भले कंटिन्यू वर्क करना पड़ा। तो इतने लोगों ने वर्क किया, करीब 100 साल से ज्यादा वर्क किया, तब जाके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से कहां पहुंचे हम? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। अब नेक्स्ट देखा जाएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना जल्दी नहीं आया है, वो भी आया है 1956 में आई थिंक। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो किंगडम कौन कौन से थे? 3 तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो नया क्या बना? तो नया ये बना कि ये जो प्रोटिस्टा है, कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो प्रोटिस्टा है यूनिसेल्यूलर है, जरूर सिंगल सेल्ड है, लेकिन इनका जो सिंगल सेल है सबका एक जैसा नहीं है। कुछ सेल एकदम सिंपल है, सेल के नाम में बस सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, अंदर ओपन डीएनए दिख रहा है,
साइटोप्लाज्म बाकी कुछ भी नहीं है, और कुछ के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो फर्दर इस प्रोटिस्टा से दो ग्रुप बनाई गई, एक जो एकदम सिंपल प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे उनको अलग कर दिया गया, और जो टोटली डेवलप्ड थे या वेल डेवलप्ड सेल थे उनको अलग रखा गया। तो इनमें से जो वेल डेवलप्ड सेल नहीं थे या प्रिमिटिव टाइप के थे उनको अलग किया गया और एक नया किंगडम बनाया गया, और दैट किंगडम इज नोन एज मोनेरा। क्या बना? मोनेरा, चौथा किंगडम। हम बेसिस यहां पे क्या मानकर चलेंगे? तो बेसिस है हमारा टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, और उस प्रिमिटिव सेल को बोला गया क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो बाकी थे वो क्या थे? यूकैरियोटिक सेल। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, ये हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? यू, 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 और ये प्रो। यहां पे प्रो का मतलब प्रिमिटिव है, ठीक है। किसने दिया है इसे? तो इसको दिया था कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड। कब दिया था? 1956 में। फिर से देखिए कितने साल का, ऑलमोस्ट यहां पर भी लगभग 90 साल, 100 साल के आसपास के समय है। थ्री किंगडम आया कब? 1866 में। और फोर किंगडम कब दिख रहा है आपको? 1956 में। फिर से लगभग नियर अबाउट 100 साल का समय। एक किंगडम के पीछे इतनी मेहनत की गई है, तब जाके एक नया किंगडम हमें मिला। इवन एक एक जनरेशन खत्म हो गई है मेहनत करते करते, तब हम आज यहां तक पहुंचे हैं। और हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमें एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में मिल जाए। चलिए अब फोर किंगडम से आगे बढ़ते हैं। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और हमको भी इस चैप्टर में वही किंगडम सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन कौन से 5 किंगडम है? तो 4 हमारे पास ऑलरेडी है, अब 4 तो खोजे ही गए। एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। यहां पर एक नया किंगडम ऐड हुआ, वो नया किंगडम है कोई और नहीं बल्कि फंजाई। फंगाई, फंजाई, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर ले, फंजाई। बेसिस क्या है यहां पे? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले इनको रखा गया था किसमें? प्लांट में रखा गया था। क्यों प्लांट में रखा गया था? क्योंकि इनके पास भी होता है सेल वॉल, और सेल वॉल होने की वजह से ये किसमें लाई कर रहे थे? प्लांट में। और दूसरा इनका अपीयरेंस भी कुछ प्लांट जैसा ही था, बस ये ग्रीन नहीं थे। तो अपीयरेंस भी प्लांट जैसा होने की वजह से, साथ ही साथ सेल वॉल पॉज करने की वजह से ये प्लांटी में रखे गए थे। लेकिन फर्दर चेक किया गया कि न्यूट्रिशन क्या है, क्या न्यूट्रिशन भी प्लांट जैसा ये शो करते हैं? तो देखा गया कि नहीं, ये सेल वॉल तो प्लांट जैसा शो कर रहे हैं, मतलब ऊपर आउटर कवरिंग है सेल वॉल की, लेकिन ये न्यूट्रिशन एनिमल के जैसा शो कर रहे हैं। तो इनको प्लांट में रखना सही नहीं है, तो फर्दर कैटेगराइजेशन कर दिया गया इनको एक सेपरेट ग्रुप में,
और उस सेपरेट ग्रुप का नाम रख दिया गया फंजाई। तो इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसने दिया है? तो ये दिया है RH विटेकर ने। RH RH विटेकर कब दिया था इन्होंने? तो 1969 में। कब दिया है? 1969 में। ऑलमोस्ट यहां पर भी देख रहे हैं कि लगभग 20 साल से ज्यादा का ही समय लगा। हालांकि 100 साल के कंपैरिजन में समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी 20 साल का समय कम नहीं होता है, इवन मोर देन 20 है। आई थिंक नहीं, पिछला किस में था ये? 1956 में था, नहीं तो 13 साल का, 20 साल का नहीं, 13 साल का। लगभग 13 ईयर के बाद ये सिस्टम आया। तो 13 साल का समय छोटा मोटा थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन हमें छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे 100 साल पे के किंगडम बढ़ रहे थे और ये 13 साल पे ही बढ़ गया। फिर भी समय काफी है। तो यही सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है। मतलब यही हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं और इस चैप्टर में भी हमें वही पढ़ना है। इसके अलावा एक और किंगडम क्लासिफिकेशन की बात होती है, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उससे भी आगे, लेकिन हम उनकी भी बात थोड़ा सा कर ले क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो नेक्स्ट, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन से हैं 6? तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, इन्हीं में से कोई टूटा होगा। एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा को 2 भाग में तोड़ दिया गया। किसमें किसमें? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। आर्की एंड यू में। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये एकदम ही सिंपल टाइप के बैक्टीरिया थे। पहले तो सिंपल सेल थे, तो उनको क्या कर दिया गया? मोनेरा। और मोनेरा में भी देखा गया है कि एक थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, एक एकदम सिंपल टाइप का है स्ट्रक्चर वाइज। लेकिन रेजिस्टेंट में ये सबसे ज्यादा आगे हैं। ये सबसे रेजिस्टेंट, इवन इनके जितना रेजिस्टेंट आज तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर नहीं आया है। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कीबैक्टीरिया। ये हाई से हाई टेम्परेचर पे, हाई से हाई लो टेम्परेचर पे, हाई सैलिनिटी में, हाई एसिडिक कंडीशन में, ये सब जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो इनके इतना रेजिस्टेंस किसी के पास नहीं, इनके जितना टॉलरेंस किसी के पास नहीं। तो ये है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिस क्या है? तो इनका भी है सेल टाइप ही है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम पढ़ते नहीं। तो ध्यान से देखिए कि हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन के पीछे हम बेसिस क्या लिए हैं? तो हमारा बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? सेल वॉल था,
सेल टाइप था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, न्यूट्रिशन था। लेकिन एक चीज आप अगर चार्ट लगातार ध्यान से ऑब्जर्व किए हैं तो दिखा होगा, भले कहीं मेंशन नहीं किया है लेकिन उसके बिना यह क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यह भी बेसिस है। इसका मतलब क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन किससे इवॉल्व हुआ है, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। तो मीन्स दैट कौन किससे कितना सिमिलर है, कौन किससे कितना डिसिमिलर है, कौन कितना एडवांस है, कौन कितना सिंपल है। इस टाइप के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम एक प्रॉपर वर्ड देते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बिना ये स्टडी या ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये पॉसिबल नहीं था। और हम ध्यान से देखे होंगे तो इसी के थ्रू कर रहे थे, बार बार बता रहे हैं कि कैसे कर रहे थे, लेकिन हम कभी कहीं पर भी डायरेक्ट नाम इसका नहीं लिए, कहीं पे डायरेक्ट नाम नहीं लिए। तो देखिए हम कैसे बता रहे हैं कि यहीं पे कर रहे थे। तो जब हम किंगडम ड्रॉ कर रहे थे तो हम हमेशा एनिमल को लास्ट में लिख रहे थे। एनिमल के पहले प्लांट को लिख रहे थे, प्लांट के पहले फंजाई लिखें, फंजाई के पहले प्रोटिस्ट लिखें, प्रोटिस्टा के पहले मोनेरा लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि जो जितना एडवांस है वो उतना ही बाद में आया है, जो जितना प्रिमिटिव है वो उतना पहले आया है। वाया स्टडी ये हमें देखने को मिला कि दुनिया में या अर्थ पे सबसे पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? मोनेरा है। मोनेरा में एडवांसनेस बढ़ी तो प्रोटिस्टा आया, और फाइनली प्रोटिस्टा से ही ये तीनों आए हैं, और सबसे लास्ट में इनसे ओरिजिनेशन किसकी हुई है? एनिमल्स की हुई। किसकी? एनिमल्स की। तो यही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी तो सिर्फ किंगडम लेवल पे हैं, अभी जब फाइलम क्लास ऑर्डर पे इंटर करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नहीं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इनका जो अरेंजमेंट है किया ही गया है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे। जो जितना बाद में आया है वो उतना ही बाद में प्लेस्ड है, जो जितना पहले आया है वो उतना ही पहले प्लेस्ड है। तो बेसिस क्या क्या था? सेल वॉल, सेल टाइप मींस दैट प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्यूलर या मल्टी, न्यूट्रिशन ऑटो या हेट्रो, ठीक, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। ये है बेसिस हमारा क्लासिफिकेशन का। अब इसी के बेसिस पे एक बार हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि नहीं किस में कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल टाइप मतलब किसमें प्रोकैरियोट है, किसमें यूकैरियोट है, किसमें यूनिसेल्यूलर, किसमें मल्टीसेल्यूलर है, कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेट्रोट्रॉपिक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इतने बेसिस थे, इनके अलावा भी बेसिस थे, लेकिन ये मेन बेसिस है सेल वॉल, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये सारे बेसिस यूज किया गया था किसमें? RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दैट इज 5 किंगडम में। 5 किंगडम सिस्टम में ये सारा क्राइटेरिया यूज किया गया था। यूज तो रिप्रोडक्शन का भी था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में रिप्रोडक्शन का भी यूज किया गया था, लेकिन यह डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं था, काफी बाद में, इनिशियली यह मेंशन्ड नहीं था, काफी बाद में मेंशन्ड हुआ था, इनिशियली नॉट मेंशन्ड।
इसलिए जब भी बात आती है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था आरएच विटेकर का, तो हम इनकी बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, जबकि ये भी था, लेकिन इनिशियल कंडीशन में, शुरुआत में इसको कंसीडर नहीं किया गया था। इसलिए एक बार इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है कि ये सब ऑप्शंस देकर पूछा था, विच वन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आंसर उसका रिप्रोडक्शन था। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया गया था, लेकिन इनिशियली कंसीडर नहीं किया गया था इस वजह से। ठीक, चलिए तो हम चार्ट भी देख लेते हैं, चार्ट बनाते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है भी चार्ट, लेकिन उस एनसीईआरटी में एक माइनर मिस्टेक है, वो माइनर मिस्टेक भी यहां पे हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए चार्ट बनाइएगा साथ साथ, अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी इच्छा आपकी। तो सबसे पहला हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेकर चल रहे हैं, सेल टाइप। क्या लेकर चलेंगे, सेल टाइप। सेल टाइप में मोनेरा में प्रोकैरियोट, इन सब में यूकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, अभी सेल के बारे में अगर नहीं पता है आपको, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, क्लास 9th में आप पढ़े ही हो, अगर नहीं भी है फिर भी तो इसी चैप्टर में हम आगे बात करने वाले हैं उसको लेकर। नेक्स्ट बात करें हम सेल वॉल, दूसरा कैरेक्टर, ये हमारा पहला था, दूसरा सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, एब्सेंट कहां होता है पूरी तरीके से, तो एनिमल्स में एब्सेंट। अब जो प्रेजेंट होता है तो ये प्रेजेंटेशन इनका किसका है, ये किस चीज से बने होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन्स का, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, या इसी को हम बोलते हैं क्या, म्यूरिन।
क्या बोलते हैं? म्यूरिन। प्रोटिस्टा में बेसिकली या सेल्यूलोज के होते हैं या पेक्टिन या काइटिन। तो इसमें सेल्यूलोज, पेक्टिन और काइटिन। ठीक। फंजाई में काइटिन के, काइटिन। प्लांटी में सेल्यूलोज, किसका? सेल्यूलोज का। और एनिमल्स में तो एब्सेंट ही होता। तो ये सेल वॉल है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही माइनर मिस्टेक है बुक में, एक्चुअल में इन दोनों को लिखा हुआ है सेल्यूलर। सेल्यूलर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा सेल हो लेकिन एक ग्रुप में फंक्शन ना कर रहे हो, ग्रुप में फंक्शन ना कर रहे हो, अलग अलग इंडिविजुअली अपना फंक्शन कर रहे हो लेकिन रह रहे हो ग्रुप में, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ग्रुप में ये सेपरेटली एक दूसरे से रहते हैं। जैसे आप बात करेंगे आगे देखेंगे तो स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस में सेल्स अपना फंक्शन करते हैं, अपना सब डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब सेल अपना करते हैं, लेकिन यूनाइट होकर रहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म वहां पे भले सेल अपना फंक्शन कर रहे हैं लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने में एक से ज्यादा सेल का रोल है, तब बोलते हैं हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में सिर्फ एक ही सेल का रोल है, तब हम सेल्यूलर नहीं बोलते हैं, तब या तो हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या हम इसी को बोलेंगे ए सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? ए सेल्यूलर। कुछ लोग ए सेल्यूलर का मतलब समझ लेते हैं सेल का न बना होना, सेल का एब्सेंट होना। वो ए सेल्यूलर नहीं, नॉन सेल्यूलर होता है। क्या होता है? नॉन सेल्यूलर। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसको यहां पे यूनिसेल्यूलर लिख देना चाहिए था दोनों में, या ए सेल्यूलर लिखना चाहिए। ए सेल्यूलर का मतलब ही होता है कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, या यूनिसेल्यूलर से तो आप क्लियर ही हो गए होंगे कि नहीं, यूनि का मतलब एक होता ही है। तो ये दोनों का ऑर्गेनाइजेशन ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल है। यहां मल्टी सेल्यूलर में ही सेल्यूलर भी आ जाता है, टिश्यू लेवल भी आ जाता है, ऑर्गन लेवल भी आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब टाइप के न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो में ये फोटो भी हो सकते हैं, कीमो भी। हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं ये। तो हेट्रो में ये या तो पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक। इनका भी कुछ वैसा ही हाल है, सेम।
ऑटो, लेकिन ऑटो में ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। और हेट्रो, हेट्रो में ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरा, सेप्रो, होलो, तीनों हो सकते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं। फंजाई ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में मोस्टली तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ केस में ये पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। ठीक। प्लांट ये टोटली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट को नहीं मारते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन लेने के लिए मारते हैं। और एनिमल्स ये तो आपको पता है ये हेट्रोट्रॉपिक होंगे। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में ये होलोजोइक होंगे, मतलब सब लिख लो, इसमें तीन हो सकते हैं, पैरा भी हो सकते हैं, सेप्रो भी हो सकते हैं, होलो भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, एनसीईआरटी में एक लाइन और मेंशन किया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना। एक्चुअल में जब हम बात कर ही लिए हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अलग से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मींस दैट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होना। ये 100% प्रोकैरियोटिक बोले तो 100% क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोटिक बोल रहे हैं मींस दैट 100% एश्योर है कि नहीं वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो फिर अलग से एक पूरी की पूरी पॉइंट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी किया गया है एनसीईआरटी के चार्ट में, दिखाएंगे अभी चार्ट को। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब किंगडम को, और कल से हम लोग देखा जाएगा मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम में हम बात करेंगे किसकी, बैक्टीरिया की, कि मोनेरा में बेसिकली तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एक्चुअल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्की और यू को एक साथ बोल दे तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, और माइकोप्लाज्मा। ये तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही तीन होते हैं एक दो और भी होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ये किंगडम भरा पड़ा है किससे, बैक्टीरिया से, साइनो बैक्टीरिया से। इसलिए हम इसमें जब भी बात करेंगे तो बैक्टीरिया की ही करेंगे। तो कल हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया की, और उसके थ्रू हमको आइडिया लग जाएगा कि नहीं मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं, क्या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें हमें क्लियरिफाई हो जाएंगी, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ये हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। मींस दैट कि मोनेरा की स्टडी हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट मोनेरा बैक्टीरिया से ही भरा पड़ा। फिर उसके बाद हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया पे आएंगे धीरे धीरे। तो इस चैप्टर में हमें मोनेरा की बात करनी है, प्रोटिस्टा की और फंजाई की। प्लांटी और एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर ही है। प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम काफी बड़े चैप्टर हैं, इसलिए यहां पर उसको कंसाइज नहीं किया गया है, उसको एक सेपरेट चैप्टर में रखा गया है। तो प्लांटी के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, एनिमल के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है। तो कल या नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोनेरा किंगडम की। इसी के साथ ये लेक्चर आज समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको वो चार्ट दिखा देते हैं जहां पर एनसीईआरटी में थोड़ी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन फिर भी अगर आप कंपटीटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कंपटीटिव लेवल के प्रिपरेशन में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए कि क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो जो भी इच्छा आपकी।
इमेज काफी क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा, लेकिन बता दे रहे हैं कि कहां पे कौन सी पॉइंट मेंशन है। यहां पे देखिए, यहां पर सेल्यूलर लिखा हुआ है, यहां पर एक बोले थे माइनर मिस्टेक, ठीक। और यहां पर जब सेल टाइप की बात कर ही दिया है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो यहां पर नीचे कहां गया, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं करनी चाहिए थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 ये यहीं से क्लियर हो गया था हमें। तो बस यही छोटी सी चीज थी जिसके लिए आप, तो ये लाइन तो मान लीजिए सही है, गलत नहीं है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम आपको क्लियर करा दिए हैं। तो होप दैट आप भी समझ गए होंगे कि नहीं किस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या, मोनेरा किंगडम। मोनेरा में हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर रात में देख रहे हैं तो हैव अ नाइस नाइट।